नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, कैश फॉर क्वेश्चन मामले में महुआ मोहित्रा की संसद की सदस्यता तो चली गई, लेकिन उसके बाद एक पूरा राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है और लगातार तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर बीजेपी आ गई है। लेकिन इन सब के इतर एक बड़ा सवाल यह है कि जिस इंडिया गठबंधन की एकजुटता की बात विधानसभा चुनाव के पहले होती थी और बीजेपी कहती थी कि कोई गठबंधन नहीं है और कोई ताकत नहीं है इसमें, क्या महुआ मोइत्रा प्रकरण के बाद एक बार फिर इस गठबंधन में नई जान आ गई है? और क्या बीजेपी ने खुद ये मौका इंडिया गठबंधन के सामने दे दिया है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान प्रेम कुमार जी मौजूद हैं, हमारे साथ अवधेश कुमार जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सर, अवधेश सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल, क्या बीजेपी ने खुद ये मौका इंडिया गठबंधन को दे दिया है, विपक्ष को दे दिया है एक बार फिर एकजुट होने का, मजबूत होने का? क्योंकि जिस तरीके से पूरा विपक्ष कल नजर आया, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी तो थी ही क्योंकि महुआ मोइत्रा उनकी पार्टी की हैं, कांग्रेस के तमाम नेता महुआ बयान दे रही थी, पीछे सोनिया गांधी खड़ी हुई थी, क्या एक नई परिस्थिति जन्म ले रही है? पहली बात तो है कि संसद की कार्रवाई को केवल बीजेपी से जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो किसी पार्टी से जीत कर आते हैं, लेकिन वो दलों से परे होकर काम करने की अपनी भूमिका रही है। ये संसद के इथिक्स कमेटी का एक रिकमेंडेशन था जिसको संसद ने पारित किया है, तो ये बीजेपी के लोगों ने इसको जरूर उठाया था। तो इसलिए उस रूप में नहीं देखना चाहिए। बीजेपी जो सत्ता में पार्टी होती है, तो जब भी विपक्ष के किसी नेता पर कार्रवाई होगी तो जो विरोधी पार्टी है उसका स्वाभाविक आरोप लगाने पड़ता है, लेकिन उसके फैक्ट्स भी देखने होते हैं। जनता हमारे देश की INDIA को फिर से एक होने का मौका मिल गया इस पर कि भैया हमारे बीच जो मतभेद थे, लेकिन इसकी एकता क्या, वो जो कुछ भी दिखा है, जो कुछ भी बयानबाजी हो गई है, उसके आधार वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो महुआ मोइत्रा का मामला तात्कालिक रूप से इस समय संसद के सत्र के बीच भी, शायद अगले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी INDIA को फिर से एक साथ बैठने के लिए इकट्ठा करेगी, क्योंकि INDIA की जो पृष्ठभूमि है गठित होने की, उसके विरुद्ध ही नेताओं पर कार्रवाई है। क्योंकि ज़्यादातर नेताओं को ये लगा, नहीं तो आप जानते हैं आम आदमी पार्टी का तो फैसला था कि हमको किसी गठबंधन में नहीं जाना है, तो ज़्यादातर एक यही आया कि सबके विरुद्ध कार्रवाई चली है। सोनिया गांधी जी, राहुल जी सब जमानत पर हैं और सब पर बहुत बड़े भ्रष्टाचार का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में 5-5 बार ये गए हैं, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का इस पर आ चुका है कि नहीं केस चलेगा। इनकम टैक्स में कहा था नहीं जांच होगी, कार्रवाई नहीं होगी। तो बाकी चीज़ें हो रही है, अब तो खैर संपत्ति जब्त भी हो गई, हाईकोर्ट का इसमें फैसला है। तो क्या INDIA के मिलने का आधार यही होगा कि जब इनके सांसद, इनके लोग राज्यों में, इनके मंत्री, इनके नेता जब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरेंगे, कार्रवाई में घिरेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, संसद में आपराधिक षड्यंत्र करते हुए एक कॉरपोरेट समूह के साथ बायाप्ता षड्यंत्र करके एक सरकार को, प्रधानमंत्री को बदनाम करने का अभियान चलाया जाएगा, और उसके अनुरूप जो कुछ वो चाहता है कि हमको ये प्रोजेक्ट नहीं मिला है, ये प्रोजेक्ट अडानी को मिला है या मिलने जा रहा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन समझौता, वो क्वेश्चन उठना चाहिए, करता है, तो उसके खिलाफ इसके लिए कार्रवाई नहीं होगी, एकजुट हो, यही आधार बनेगा INDIA का। INDIA का आधार अगर करप्शन के खिलाफ कार्रवाई है, अनैतिकता है, तो ठीक है, आप कार्रवाई करते रहिए, इसका राजनीति पर क्या असर होगा, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। कार्रवाई करते रहिए, इसका राजनीति पर क्या असर होगा? लेकिन आपने बड़ा आरोप लगाया कि केवल जब भ्रष्टाचार होगा, कार्रवाई होगी, तभी इकट्ठा होंगे। प्रेम सर, क्या भ्रष्टाचार होगा, कार्रवाई होगी, तभी इंडिया गठबंधन के जो दल इकट्ठा होंगे? अभी जो हम तस्वीर देख रहे हैं, एक बार फिर एकजुट होते हुए, कम से कम एकजुटता दिख रही है, एक जैसे बयान, एक जैसी लड़ाई की बात हो रही है। पहले विधानसभा के पहले हमने ये नहीं देखा था, सीटों को लेकर बहुत मतभेद हुआ, और जो बात अवधेश जी कह रहे हैं, क्या वही सही है, या वाकई इंडिया एक बार फिर एक और मजबूत होता दिख रहा है और आगे भी मजबूत दिखेगा? ये तो इतिहास है, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता रहती है, विपक्ष खड़ा होता है। भाई 2014 में भी भ्रष्टाचार के, हालांकि वो सारी बातें गलत साबित हुई थी, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही UPA सरकार के खिलाफ में आंदोलन खड़ा हुआ और उसके 2014 का चुनाव लड़ा गया। उससे पहले भी बोफोर्स मामला आया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी था मामला खड़ा हुआ। तो भ्रष्टाचार पर तो विपक्ष एकजुट होता ही है, लेकिन अब क्या प्रवृत्ति बढ़ी है, अब क्या प्रवृत्ति बदली है? प्रवृत्ति ये बदली है कि सरकार भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है और विपक्ष के खिलाफ बना रही है। यानी विपक्ष में जो है वो तो भ्रष्ट है, लेकिन सरकार में जो है वो ईमानदार है। अब ये उल्टा हो गया है। तो उसमें सबसे बड़ी बात तो इसी रूप में सामने आती है कि भाई अजित पवार के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कहा
कि हजारों करोड़ का वो भ्रष्टाचार किए हैं। देवेंद्र फडणवीस चक्की पिसिंग बोल रहे थे, लेकिन उनको वो अपने साथ में चूंकि उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, तो उनके यहाँ से वो कैश भी नहीं मिलेगा, उनके यहाँ ईडी भी नहीं जाएगी, उनके यहाँ सीबीआई भी नहीं जाएगी। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये सरकार क्या भ्रष्टाचार नहीं कर रही है कि जिस पर खुद आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं उसको आप उप मुख्यमंत्री बना कर रखते हैं? ये मैंने एक उदाहरण रखे, ऐसे उदाहरण तो भरे पड़े हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में, क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसके साथ वही होगा जो महुआ मोइत्रा के साथ हुआ है, उसके साथ वही होगा जो राहुल गांधी के साथ हुआ। राहुल गांधी के देखिए ना, सरकारी क्वार्टर भी जल्दी में खाली करा दिया गया था ना भाई, आज उनकी सदस्यता बहाल हो गई। तो सर जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया उनको भी नोटिस मिल गया। नहीं, हम ये कह रहे हैं, नहीं अब बात तो समझिए, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है ना, उसके बाद अभी वो संसद में जा भी रहे हैं, लेकिन इस बीच में उनके पास में क्वार्टर नहीं है ना। क्योंकि घर खाली कराने में भी जल्दबाजी थी। भाई बोलोगे तो तुमको घर भी नहीं रहने देंगे, ये मैसेज था। तो आपको अडानी के खिलाफ नहीं बोलना, बाकी दुनिया जहान बोलिए, प्रतीकात्मक भ्रष्टाचार के बारे में बोलते रहिए, स्पेसिफिक आप भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोल सकते। ये मौका है विपक्ष के लिए एक बार एकजुट होने का मजबूती से, क्योंकि पहले तो बिखराव हम देख चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव के पहले क्या ये मौका है और होगा ऐसा दिख रहा है? आप लोग मतलब आप तो लगातार राजनीति को देखते रहे और सबके जो नेचर है उनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए, बिखराव और विपक्ष दोनों के बीच में बहुत नजदीकी संबंध होता है, और ये बिखराव में जब एकजुटता होती है तो विपक्ष मजबूत होता है, बिखराव में जब एकजुटता कमजोर होती है तो विपक्ष बिखरा रहता है। तो ये इस हिसाब से उसके राजनीतिक परिणाम और दुष्परिणाम जो भी अपने अपने लिहाज से होते हैं वो होते हैं। तो इस 2024 के पहले इंडिया गठबंधन बना है, और उस गठबंधन का ये एक बड़ी लड़ाई उसको लड़नी है, क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ में, एनार्किज्म के खिलाफ में, ऑटोक्रेसी के खिलाफ में, संविधान जो संघीय ढांचे हैं उसके लिए ये बड़ी लड़ाई लड़नी है। इस लड़ाई में जय पराजय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हो सकता है फिर हार जाएं ये लोग, लेकिन हारना और जीतने से बड़ी लड़ाई है कि इस डेमोक्रेसी में किसी को ऑटोक्रेट होने से कैसे रोका जाए, इस डेमोक्रेसी की हिफाजत कैसे की जाए, क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ जनता को कैसे जगाया जाए, ये काम करना पड़ेगा। काम हो रहा है ऐसा आपको लगता है? देखिए, क्रोनी कैपिटलिज्म की जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा। एक तो मेरा वही पहला सवाल वही है कि क्या बीजेपी ने खुद एक मौका दे दिया इनको एक होने का, एक, और दूसरा जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, महिला आरक्षण से इसको जोड़ दिया गया कि एक महिला सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार, और महिला सांसद को संसद से निष्कासित कर दिया गया, और पूरा विपक्ष लगभग एक सुर में यही सवाल उठा रहा है। तो इससे क्या आने वाले वक्त में, अभी तो लोकसभा चुनाव होना है और एक छवि बनाने की कोशिश तो होगी, क्योंकि बड़ा मुद्दा लगा है विपक्ष के हाथ भी। बिल्कुल होगी, छवि बनाने की कोशिश करनी भी चाहिए, लेकिन अगर ये बीजेपी की रणनीति है, जिसको मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अंततः संसद की ही कार्रवाई है, मैं ये मानता हूँ संसद की ही कार्रवाई है और पहले भी इस प्रकार की कार्रवाई हो चुकी है, तब तो अच्छा है कि देश के सामने बता दिया कि भाई जिनके जिनके सब पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया है, जो भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं, वो सारे एकजुट हो रहे हैं। देखिए, सत्ता पक्ष केवल केंद्र नहीं है, राज्यों में जो सत्ता में है उनके घरों से अब जो ममता पार्था चटर्जी का तो देखे ना, नोट के बंडल निकल रहे हैं, कांग्रेस के यहाँ नोट के बंडल निकल रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें। तो अब इसको कोई नकार देगा क्या? वो बैठ के कहेगा क्या कि नहीं, नोट तो उन्होंने डलवा दिया था, 200 करोड़ लेके गई थी ईडी और सीबीआई और उसको निकाल रही थी, ये तो आएगा, आ नहीं रहा है। तो इसीलिए अगर राजनीति का ये मुद्दा है तो ये मुद्दा है कि इस देश में अभी तक जो स्वयं को पीड़ित बता रहा है, या पहले शासन में था या आज भी जो विपक्ष है, ये भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार करते हुए सत्ता के द्वारा भ्रष्टाचार और सत्ता से उसको संरक्षण मिले, इसके लिए ये एकजुट हो रहे हैं। सत्ता से अब संरक्षण उस रूप में नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है तो इनको छटपटाहट हो रही है, इसके लिए एकजुट हो रहे हैं। जब इससे नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर, दूसरे कॉरपोरेट के साथ मिलकर, जो अडानी का विरोधी था, उसके लिए संसद तक का इस्तेमाल किया गया है। ये असल में मुद्दा आएगा इस देश में कि भ्रष्टाचारी कैसे कैसे मिल रहे हैं। तो इसलिए एकजुट होना है, लेकिन एकजुट होने के पीछे INDIA एकजुट होगा कि भैया आज महुआ मोइत्रा के साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो जाएगा, परसों तुम्हारे साथ होगा। बिना एकजुट हुए रास्ता नहीं बनेगा। तो इस पर एकजुट होंगे, लेकिन ये इस एकजुटता में आपको लगता है कि ऐसा नैतिक बल होगा
कि ये वाकई नरेंद्र मोदी सरकार का इस मुद्दे पर विरोध कर पाएंगे। जो अजीत पवार की बात कर रहे थे, पॉलिटिकल आरोप और विरोध पर तो क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन क्या अजीत पवार पर से केस खत्म हो गया है? क्या कोर्ट ने केस खारिज कर दिया है? केस आज भी है, वो केस आज भी अपने तरीके से कार्रवाई होगी। तो पॉलिटिकल आरोप लगाना, आप ले आए हो, केस खत्म नहीं हुआ है। और ये नैतिक प्रश्न तो आप उठा ही सकते हैं कि जिसके पास आप कह रहे थे उसके साथ आपने सरकार बना लिया है, लेकिन आप ऐसी घेरेबंदी करेंगे, इस प्रकार की स्थिति पैदा करेंगे कि वो सरकार जो है, ये भी सरकार चली जाए, बनने नहीं देंगे, फिर से गोलबंदी करेंगे, तो तू डाल हम पात फिर तो आपको बता देंगे कि आपका घर कितना कमजोर है, तोड़ के हम सरकार बना लिए। आप वो सब कह रहे हैं। अब तो अनैतिकता की हद तो होगी। आप कर INDIA गठबंधन, अजीत पवार ने खुद अपने भाषण में कहा है, जो उनकी पार्टी की मीटिंग थी अभी मुंबई में, सब लोगों ने पढ़ा है, देखा भी है, सुना भी है, कि शरद पवार जी ने खुद कहा था कि सरकार बनाओ, बाद में सब कुछ संभल जाएगा। पर अब वो प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि हम लोगों को कहा उन्होंने कि सरकार बनाओ। उसके बाद वो मंत्रियों से मिले हैं, फिर सांसदों से मिला के बातचीत किए हैं। बाहरी दिखावा कुछ था तो अंदर कुछ था शरद पवार। तो ये सब चीजें क्या सामने नहीं आएगी क्या? हमारे ये चीजें जो हैं, और जो कुछ भी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है पार्लियामेंट में आ गई है, तो अब वो सार्वजनिक है। अब तो वो सब चीजें लोग पढ़ेंगे, और बीजेपी भी जब भी कहेंगे तो निकाल के रखेगा ना कि इन्होंने भैया ये शपथ पत्र हीरानंदानी दे दिया है और ये इन्होंने किया है। तो ये तो बहुत अच्छा, माने इसका मतलब तो ये हो गया ना कि इस पर यूनाइट होने के बाद बीजेपी जिसको इशू बना रही थी, बीजेपी को और सशक्त आधार मिल गया है विपक्ष को रक्षात्मक बनाने के लिए कि आप इसका उत्तर दीजिए। इसमें बीजेपी और NDA अटैकिंग होगी, और विपक्ष को स्वयं को अपने को पीड़ित बताते हुए रक्षात्मक होना पड़ेगा। और युद्ध का पहला नियम है, हाँ, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आक्रमण सबसे बड़ा बचाव है। जो अपनी रक्षा में लगता है वो ज्यादा विजित नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा अपनी रक्षा कर सकता है। तो ये स्थिति इस रणनीति से पैदा हुई है। अगर है ये हम बात, विपक्ष के पास है मौका अटैकिंग होने का, क्योंकि जिस तरीके से डिफेंसिव होने की बात अवधेश जी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर एकजुट होना है, लोकसभा चुनाव सामने है, अब तो 3-3.5 महीने का भी वक्त नहीं बचा है, विधानसभा निकल गया, नतीजे हम सब ने देख लिए, एक बैठक बुलाई गई, उसमें भी बिखराव नजर आ गया। मौका तो है, लेकिन क्या अटैकिंग हो पाएंगे? देखिए, जो मुद्दे NDA गठबंधन तय करना चाहे, उसी मुद्दे पर बात करेंगे तो ये राजनीति नहीं है। मुद्दा इंडिया तय करे वो राजनीति होगी, और मुद्दा वो तय करता दिख रहा है। भाई आगे का जातीय जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा है, OBC के आरक्षण पर पुनर्विचार बड़ा मुद्दा है। तो ये मुद्दे होंगे। विधानसभा में तो इन चीजों को नकार दिया ना सब लोगों ने। ये जातीय जनगणना का जो मुद्दा होता है, राष्ट्रीय मुद्दा है ना? नहीं, और उस हिसाब से देखा जाए तो जनता इस मुद्दे पर वोट तो ज़्यादा कांग्रेस को आया ही है। इसमें कौन सा कोई दो मत तो है नहीं, बीजेपी से ज़्यादा वोट लेकर के कांग्रेस आई है। लेकिन इसलिए जनता ने नकार दिया है, ये परसेप्शन नहीं निकाल सकते। सरकार अलग अलग हारी जीती हुई हो सकती है, लेकिन वोट तो कांग्रेस के साथ बना हुआ है, पहले से ज़्यादा बना है। तो इस हिसाब से देखें तो मुद्दे, और हम एक बात वो कहना भी चाहेंगे, किसी शो में मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ने भेजा, 22 सांसद भेजे, 9 हार गए। लगभग आधे करीब सांसदों को अगर जनता ने हराया है, इसका मतलब 2024 का चुनाव जिंदा है, और इंडिया गठबंधन के लिए उम्मीद है, और NDA के लिए खतरे की घंटी है। वही उसी से तो जुड़ा मेरा सवाल है सर। तो गठबंधन मूर्त रूप ले रहा है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां विधानसभा में सीटों को लेकर हमने देखी, जिस तरह की तूतू मैमे देखी हमने बड़े नेताओं के बीच, अब लोकसभा में तो सीट शेयरिंग पर फिर ये स्थिति होगी। देखिए, तूतू मैमे पर कुछ ज़्यादा ही बातचीत हो गई है। दरअसल जब कोई भी घटक दल ये नहीं कह रहा है कि हम गठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं, आज तक किसी ने नहीं कहा है। भाई चाहे विधानसभा चुनाव में लड़ने को लेकर के तमाम बातें हुई, एक दूसरे के खिलाफ बातें हुई, लेकिन साथ नहीं रहेंगे ये किसी ने नहीं कहा है। आज भी बैठ रहे हैं, आगे भी बैठेंगे, ये भी तय है। तो जब गठबंधन मूर्त रूप ले रहा है, विधानसभा चुनाव तक वो पेंडिंग थी चीज़ें, अब 17 दिसंबर को देखना है। अब वो बातें कि सीट शेयरिंग क्या होता है, संयोजक कौन बनते हैं, पार्टी के प्रोग्राम्स क्या रहते हैं, वो चीज़ें तय होंगी। तो उस हिसाब से अभी देरी नहीं हुई है। NDA में भी कोई ऐसी तैयारी नहीं है, तो हम इंडिया में भी कोई पीछे हट गया ऐसा नहीं है। तो हमें लगता है कि दिसंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने में बहुत सारी चीज़ें तय होंगी, और
जनवरी का महीना चूँकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो अब राजनीति जो है इसके आगे बढ़ने वाली है। भाई बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर आएगी और काउंटर जन सरोकार के मुद्दे को इंडिया जितना उठा सके, बेरोजगारी से भ्रष्टाचार पर तो सर बीजेपी घेरेगी ना कि ये सब एकजुट इसलिए हुए हैं जो आरोप लगा रहे हैं अवधेश जी। इस पर भी बोलने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये फिर भी भ्रष्टाचार, बड़ा भ्रष्टाचार जहां है उस पर बोलने की जरूरत है। अभी जैसे जो नोट्स दिखाए जा रहे हैं, बहुत इस पर चर्चा होती है, लोग बचते हैं, मैं बचना नहीं चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि जो नोट आ रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कांग्रेस का नाम दे करके बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद के घर से ऐसे निकले। जो कांग्रेस के सांसद हैं वो, उनके पिताजी भी उद्योगपति थे, वो भी उद्योगपति, उनका परिवार भी है, कई सारी कंपनियां हैं। ये नोट्स उनके कमाए हुए नहीं हैं या गलत सोर्स से आए हैं, ये बताया जाना ज़्यादा जरूरी है। अगर ये नोट गलत सोर्स से आए हैं तब ये गलत है, अगर ये सिर्फ टैक्स चोरी का मामला है तो वो उस हिसाब से गलत है। क्योंकि हमने देखा था उत्तर प्रदेश में कन्नौज में भी बहुत सारे नोट मिले थे, उस समय भी उसको अखिलेश यादव से जोड़ करके बताया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने इत्र की सुगंध वहां तक पहुंची और क्या क्या नहीं कहा था, लेकिन बाद में कहा गया कि ये टैक्स, इनका तो काम जो है खुद नकद लेने देने का काम है, गुटखा उटका का काम करते हैं, तो ये नकद का कलेक्शन तो होता ही रहता है, इसलिए नोट मिलना बहुत गलत नहीं है, इन्होंने टैक्स दे दिया है, बात खत्म। तो लेकिन ये बात यहाँ भी हो सकती है, मगर इसको इस रूप में पूरी मीडिया दिखा रही है कि कांग्रेस जो है इस नोटों में डूबी हुई है, ये दिखा रही, जबकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार है, नोट्स तो उनके पास मिल ही सकते हैं। गलत सोर्स से आए हैं ये बताना होगा ना, ये कोई नहीं बता रहा है। ये बात मैं पूछ रहा हूं कि गलत सोर्स है तो बताओ। गठबंधन, बस एक आखिरी प्रतिक्रिया इस पर और फिर अवधेश जी से एक आखिरी सवाल मेरा कि गठबंधन क्या ये इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेगा? गठबंधन अगर बनेगा, अभी महुआ मोइत्रा पर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, सबको जोड़ लेता हूं मैं, चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे दूसरी चीज़ें हो, क्या गठबंधन उस तरह से मूर्त रूप लेता आपको दिख रहा है, या फिर ये फौरी तौर पर है, अभी एक मामला बना है तो उस पर सबकी बयानबाजी हो रही है, फिर आगे सब अपने अपने रास्ते वैसे ही जैसे हमने पहले देखा? देखिए, इसमें अटकल क्या लगाना, गठबंधन तो बन चुका है, अब उसका नेतृत्व ही तय होना है, सीट शेयरिंग तय होनी है, मुद्दे तय होने हैं, इसके बीच में मीटिंग नहीं हुई है, ये सारी हैं। अब मीटिंग हो, उसमें अगर कुछ तय ना हो, उसमें कुछ विवाद आ जाए, उसमें कुछ बिखर जाए, तब तो बिखराव की बात होगी। आज हम क्यों बिखराव की बात कर रहे हैं? जुड़ा हुआ दिखा नहीं, इसीलिए सवाल बार बार हो रहा है। एक आखिरी प्रतिक्रिया आपके, जिस गठबंधन को एक तरीके से कहा जा रहा है कि यूनाइट हो सकता है इस मुद्दे के बाद, और अब लोकसभा चुनाव भी सामने है, विधानसभा के नतीजे सामने रहे, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी अगर ये गठबंधन मूर्त रूप उस तरीके से लेता है जैसे कि गठबंधन जब इंडिया बना था उसको बनाने की बात हो रही थी, या अभी भी बीजेपी आश्वस्त है कि नहीं सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे विधानसभा में रहा? नहीं, बीजेपी क्या आश्वस्त है उस पर हम लोग नहीं जाएंगे कि बीजेपी आश्वस्त है नहीं है। विपक्ष को कभी भी युद्ध का एक नियम ये भी है कि विपक्ष विरोधी को कभी भी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, मान के चलना चाहिए। और प्रेम जी ये बात सही कह रहे हैं कि कांग्रेस का अभी भी आधार वोट बैंक है, कम से कम 4 राज्यों में, एक में तो जीती है, 3 में, लेकिन इन तीनों राज्यों में वोट घटा है। जो हारता है उसका वोट घटा है तीनों। नहीं, राजस्थान में वोट घटा है सर, कैसे बात करें? राजस्थान में घटा, मध्य प्रदेश में घटा, छत्तीसगढ़ में घटा है। न, तीनों में वोट घटा है। ओहो, फैक्ट तीनों में जो परसेंटेज के आधार पर घट गया है ना, जो जितने वोट परसेंट ओवरऑल कर रहे हैं, जो परसेंटेज वोट बढ़ा है उसके आधार पर वोट घट गया है। तो इसीलिए, और ओवरऑल में वो वहाँ का जुड़ गया ना, बीजेपी से तुलना की जा रही है ना कि बीजेपी के तुलना में, तो बीजेपी को तो केवल वहाँ 13.9% वोट है तेलंगाना में। तो जाहिर है कि आपको अगर वहाँ 27% ज़्यादा वोट है, 28%, तो बढ़ गया, वहाँ वोट बढ़ा है। बाकी जगह कांग्रेस का वोट तीनों राज्यों में गिरा है, और मिजोरम में भी वोट कांग्रेस का घटा है, तो इसलिए वो घटा है। लेकिन हाँ, उसका एक आधार वोट बैंक इस राज्य में है, क्योंकि जहां भी बीजेपी है और वहां पैरेलल अगर जो भी पार्टी है उसका वोट बैंक रहेगा, जिसको एंटी बीजेपी वोट जाना है देगा। कांग्रेस के समानांतर कोई और पार्टी खड़ी हो जाएगी तो बाद में देखनी पड़ेगी। देखिए, INDIA तो गठबंधन बना नहीं था, 3 मीटिंग हुई थी उसकी, फैक्ट तो यही था, कोई संयोजक बना नहीं था, कोई उसकी आइडियोलॉजी बनी नहीं थी, कोई उसके कार्यक्रम तय नहीं हुए थे। एक कार्यक्रम तय भी हुआ कि भोपाल में पहली रैली होगी, कैंसिल हुआ कि हुआ, उस पर तो कुछ बोला ही नहीं गया,
रैली केवल कह दिया गया, क्योंकि कांग्रेस का उस समय ये था कि भाई कहाँ से हमें एनडीए के चक्कर में पड़ते हैं, एक एक नेताओं को मनाना पड़ेगा, तो पहले इस चुनाव को जीतो, जीतने के बाद लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बैठो, उनके साथ बैठते हैं, लेकिन हम अपनी पार्टी की हैसियत के अनुसार ही चुनाव लड़ेंगे, जहां जरूरत होगी गठबंधन करेंगे, जहां जरूरत होगी नहीं करेंगे, चुनाव के बाद हम देखेंगे। कांग्रेस की ये रणनीति थी। तो मन से वो गठबंधन के पक्ष में उस रूप में नहीं थे जैसे बाकी पार्टियां थी। और उन्होंने एक बैठक, पटना बैठक के बाद कांग्रेस हावी हो गई थी उस पर, चाहे आप बेंगलुरु बैठक देखिए, मुंबई बैठक तो लग रहा था ये कांग्रेस की ही बैठक है पूरी तरह। तो इसीलिए ये गठबंधन जैसा हम सोचते हैं वो सब नेताओं को भी पता है कि हमारा गठबंधन नहीं बना है। इस चुनाव के बीच में नीतीश कुमार जी ने अपनी पीड़ा, सीपीआई का एक कार्यक्रम था गांधी मैदान में, जिसने व्यक्त भी की कि अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो हम फिर कांग्रेस के पास जाएंगे। तो इसलिए गठबंधन ऐसा था नहीं। मान लीजिए आप एकजुट इस समय हो जाते हैं तो किस कॉज पर एकजुट हो रहे हैं। और जहां तक सवाल है कि आगे मुद्दे होंगे तो विपक्ष क्या मुद्दे लेके जाएगा कि महुआ मोइत्रा का खारिज कर दिया था, क्यों खारिज किया भाई, किसने क्यों किया है खारिज? पहले भी सांसदों का खारिज, लोग तो पूछेंगे ना, लोग इतने अनभिज्ञ नहीं है आज के समय में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर विपक्ष INDIA जिसको अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो गठबंधन अभी दिखा नहीं है कि INDIA क्या रूप लेती है। विपक्ष का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संसद में एक होकर के हमला करना, या किसी विपक्ष की रैली में दूसरे नेताओं का चला जाना, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बयान देना और एक होकर के उसके विरुद्ध अभियान चलाते हुए लड़ना, दोनों में गुणात्मक और मौलिक अंतर है। इस मौलिक अंतर को समझनी पड़ेगी। पहला हो सकता है, होता है, हालांकि इस बार चुनाव में वो भी नहीं हुआ। दूसरे की बहुत ज्यादा कठिनाई है। विपक्ष के भी बहुत सारे नेताओं को पता है कि महुआ मोइत्रा ने जो किया है वो गलत किया है। महुआ मोइत्रा की भयानक गलती है, इसमें अपराध भी है। जो लोग विपक्ष में ईमानदार है, क्या मानेंगे कि इतने लाख लाख का चश्मा कोई गिफ्ट में ले ले? क्योंकि हम आप तो कल्पना नहीं कर सकते हैं ना, इतने लाख का कोई कपड़ा गिफ्ट में ले ले और हमारा कोई टूर, इसलिए कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो टूर हमारा स्पॉन्सर करे, ये कौन ईमानदार नेता चाहेगा? तो इसीलिए विपक्ष के लोगों के अंदर भी ये भाव है कि जो कुछ भी ये किया है वो सही नहीं किया है। कुछ लोग अपना उठ के खड़े हो रहे हैं इस समय, तो वो एकजुटता अलग है मेरी दृष्टि से। और दूसरा है कि इस समय क्या देश का ऐसा माहौल है, क्या जनता में इतना व्यापक आक्रोश है 1989 की तरह, 1977 की तरह, कि वाकई जो है नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ फेंकने का भाव है और विपक्ष उसको भड़का दे सकता है। विपक्ष अनेक राज्यों में सत्तारूढ़ है, उसके खिलाफ भी एक वातावरण होता है, तो वो परिस्थिति भी नहीं है। और जो चौथी बात है कि जो आपको एक नरेंद्र मोदी के समानांतर एक चेहरा तो कोई चाहिए होगा दिखाने के लिए। वो देखेंगे ना कि मान लीजिए 10 चेहरे हैं, तो तुलना तो जनता करेगी ना कि इधर एक आदमी का हम चेहरा दे, 10 हैं, इनमें से क्या है, 10 की कोई कैपेसिटी है, इन 10 की पृष्ठभूमि क्या है, ये 10 कैसे, इसमें से मान लीजिए कोई बन गया, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, तो इनकी प्रायोरिटी क्या होगी, इनकी विचारधारा क्या है, देश के बारे में इनका विजन क्या है। इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं हमारे सामने, सुरक्षा की चुनौतियां हैं, डिफेंस की चुनौतियां हैं, जो हमारे देश के विरोधी आतंकवादी जगह जगह मारे जा रहे हैं, उनको लेके जो अमेरिका वगैरह के प्रेशर आ रहे हैं, ये सारे देश के समक्ष हैं। तो लोग देखेंगे ना कि कौन चेहरे हमारे पास हैं। तो वो परिस्थिति भी नहीं है जिसके कारण INDIA एकजुट पूरी तरह से हो जाए, और हो भी जाए, मान लीजिए कि भाजपा के खिलाफ लड़ना है तो जनता उसके पक्ष में आ जाए। ये परिस्थिति इस समय देश की नहीं है। इस समय देश की नहीं है। जी जी जी, बोलना चाहते थे परसेंटेज वाले पर। देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वोट परसेंट हल्का घटा है, 2 फिगर है, और राजस्थान और तेलंगाना में बढ़ा है, ये स्पष्ट। हाँ देखिए राजस्थान का मैं पढ़ के 39.53% 2023 में, 39.30% 2018 में, यानी 0.23% बढ़ा है, समझे? घटा है कांग्रेस का ओवरऑल। वेरीफाई करने के बाद बोल रहा हूँ, और कैसे बोल सकता हूँ, मैं फैक्ट्स दिखा रहा हूँ। इन तथ्यों को हम एक बार जांच लेंगे और उसको चर्चा लेंगे। बाकी उसके वोट हम लोगों ने देखा, उसके वोट घटे हैं, कांग्रेस के वोट जो है परसेंटेज वाइज घटे हैं, बीजेपी का कम घटा है, बीजेपी का बढ़ा। मैं बता भी दे सकता हूं परसेंटेज कितना घटा है, बड़ा है। चुनाव आयोग के आंकड़े को जब नहीं सुनिए, अरे भाई आप जो कह रहे हैं ना, मैं फिर बता रहा हूं कि इस बार राजस्थान में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, मध्य प्रदेश में भी वोटिंग परसेंट बढ़ा है, तो ओवरऑल जो वोट है वो तो
हाँ तो परसेंटेज की ही बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। मैं प्रतिशत बढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बीजेपी को 41.69% 2023 में मिले हैं, पहले 38.77% मिले थे, इस बार 39.53% कांग्रेस को मिले हैं, पिछली बार 39.30 मिले थे। अब ये 0.23% कांग्रेस का बढ़ा है। और मैं वही तेलंगाना में मैं ये कह रहा हूँ, बाकी 2% में कांग्रेस का घटा है, वो भी फिगर पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ। उसको मैं इस रूम में, मैंने पिछली बार 0.25 का अंतर था बीजेपी का, इस बार वो अंतर 2% के आसपास हुआ है। तो देखने के अनेक नज़रिया होते हैं वोट घटाने के और बढ़ाने के, कि आपका वोट जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी का थोड़ा घटा है, लेकिन कांग्रेस का थोड़ा घटा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं घटा है, पॉइंट में ही घटा है। लेकिन बीजेपी का जो है वो पिछली बार से लगभग 6%, 6.5% के आसपास वोट बढ़ा है। तो इस रूप में देखना पड़ता है कि उस परिमाण में क्या है। इतना केवल ये जो सेफोलॉजी की गणना है इजी आप बता देंगे कि भैया इतना तो बढ़ गया, पैरेलल कितना बढ़ा है उस हिसाब से अगर देखते हैं तो बीजेपी कांग्रेस का वोट उस रूप में बढ़ा नहीं है, बल्कि ओवरऑल घटा है। जो मैक्सिमम बढ़ा है वोट वो तेलंगाना में, फिर भी वो गढ़े या बटे कांग्रेस इन राज्यों में अभी भी ताकतवर पार्टी है। कुछ राज्यों में, देश के स्तर पर अनेक राज्यों में जहां बीजेपी है वहां कांग्रेस उसके मुकाबले में है। वो एक ठोस आधार वाली अभी भी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी ऐसे खत्म नहीं होती है। जहां बीजेपी नहीं है, एक दो ऐसे राज्य भी हैं, जैसे केरल में बीजेपी को 11% वोट है, वहां वामपंथी के खिलाफ है, लेकिन वहां कांग्रेस है। तो इसीलिए मैं कांग्रेस को कोई समय खारिज हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की वो रणनीति नहीं है विपक्ष को लेकर के जो अभी तक उन्होंने अविशेष ने दिखाया कि कांग्रेस क्या नैतिक आधार लेके अब विपक्ष को INDIA में एकजुट करने की कोशिश करेगी। और नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध आपके जो दो बड़े आरोप थे, जो दो बड़े मुद्दे थे, जातीय जनगणना, अगर पिछड़ी जाति के सीटों पर ज़्यादा सीटें बीजेपी को आ रही है, दलितों के ज़्यादा सीटें आ रही है, तो जातीय जनगणना को लोगों ने स्वीकार कहाँ किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो मुद्दे भी हैं इस विधानसभा चुनाव का इंडिकेशन यह है कि ये मुद्दे लगभग इस समय के हिसाब से जनता के द्वारा खारिज किए गए हैं। आगे आप बनाते हैं क्या होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाला। दोनों की राय आपने सुन ली, लेकिन देखिए विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी और अब महुआ मोइत्रा की सदस्यता जाने के बाद जिस तरीके से राजनीति हुई और उसके बाद एक तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया, सवाल यही था जो हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इंडिया गठबंधन एक हो पाएगा और उस मजबूती के साथ जिसकी उम्मीद विधानसभा चुनाव के पहले से, जब ये गठबंधन बना था तब से लगातार हो रही थी, और अगर बनता है तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है। दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों की राय आपने सुनी है और लगातार इससे जुड़ा हर अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए अमर उजाला पर बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।